बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ जनरल इश्यूज़ के मुतालिक बात करेंगे जिसमें डायबिटीज़ और मोटापा शामिल है। इसके साथ साथ डेंगू के मुतालिक भी हम चाहते हैं कि आज बात हो, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है ये पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से जो दिसंबर तक का पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा आम हो जाता है और बहुत सारे लोग इससे मुतासर होते हैं। लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस इन्फेक्शन एंड द मॉस्किटो। ये एक मादा मच्छर के काटने से होता है जिसे एडीज़ इजिप्टी कहा जाता है और इसकी हरकत और सकनात इंसानों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, यानी कि ये रात को सोता है, दिन में जागता है, फजर और मगरिब के टाइम पर यूजुअली ये लोगों को काटता है। इसके साथ साथ इसको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तकरीबन 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी। और इसको कैसे पहचान सकते हैं? ये एक आम मच्छर से दिखने में काफ़ी मुख्तलिफ होता है। इसके जिस्म पर सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं और मज़ीद इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जमाल ज़फ़र साहब, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। 36 साल से ज़ायद अरसे से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिस तरह कि मैंने कहा कि डेंगू जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। थोड़ा सा मैंने मच्छर के मुतालिक बताया, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप ही बताएं। जी, ये आपने बिल्कुल स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा इसमें आपने स्टार्ट लिया। इसमें ये मच्छर इसी तरह है कि ये डे टाइम बाइटर है, रात को नहीं ये बाइट करता। बहुत कम है कि रात को, अभी जो लेटेस्ट स्पीशीज़ कुछ आ रही हैं उसमें ये भी कहते हैं कि रात को भी ये थोड़े कुछ लोगों को बाइट कर सकता है। तो उसमें जो है ना, इसकी 4 किस्म की किस्में हैं। जो चार, एक इंसान को ज़िंदगी में 4 दफ़ा ये डेंगू हो सकता है। अच्छा। और ये जो है पहली दफ़ा यानी 4 मुख्तलिफ किस्मों से हो सकता है। जो एक किस्म से अगर हो जाता है डेंगू तो उसके बाद उसकी लाइफ लाइन इम्यूनिटी हो जाती है, उसके बाद उसको दोबारा वो वाली किस्म से इन्फेक्शन नहीं होती। और इसमें देखा यह गया है कि जिसको एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए, जब उसको दोबारा इन्फेक्शन होती है तो वो ख़तरनाक होती है। उसमें वो फिर हेमरेजेस और उसमें जो है ना ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो है इसमें एक तो इसकी हैबिटेट्स आपने बता दी, टेम्परेचर आपने बता दिया कि टेम्परेचर यही इनका जो है ना बहुत एक्सट्रीम रफ टेम्परेचर पे ये सर्वाइव नहीं करता। उसके बाद ये है कि ये जो है गंदे पानी में, जोहड़ों में और उस तरह नहीं होता। ये आमतौर पे साफ़ पानी जो से होते हैं, जिस तरह बारिश का पानी किसी जगह इकट्ठा हो गया, किसी पॉट में इकट्ठा हो गया, किसी जिस तरह टायर्स पड़े हुए हैं या कोई और ऐसी चीज़ जो सिर्फ रिलेटिवली साफ़ पानी होता है उसमें ये मच्छर ग्रो करता है। इसी तरह टैंक, ये पानी की टैंकियों में, वाटर टैंक में ये मच्छर ग्रो करता है। तो और यानी उस तरीके से इसकी वो हैबिटेट जो थी ना बिल्कुल दूसरे मॉस्किटो से डिफरेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे पानी में, जिस तरह आजकल सैलाब वगैरह है उन पानियों में जो है ये उधर से बजाय ये साफ़ पानी में सर्वाइव करता है। ठीक, यानी कि आपने बताया कि अगर पानी कहीं पर खड़ा हुआ है, साफ़ पानी, तो वहाँ पर इसकी अफजाइश होती है और स्पेशली बेड्स के नीचे, पर्दों के पीछे, गमलों में जो पानी होता है, एसी से भी जो पानी ड्रिप हो रहा होता है। इसी तरह गर्मियों में बहुत सारे लोग परिंदों के लिए भी पानी रखते हैं, तो उस पर ये अफजाइश पाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के पानी को जो है वो जल्द अज जल्द ज़ाया कर दिया जाए। तो सर, आम जो मच्छर होता है जो मलेरिया कॉज करता है उसके लिए तो हम स्प्रे वगैरह कर देते हैं, तो इसके लिए भी कोई स्प्रे है, कोई प्रोसेस है फ्यूमिगेशन वगैरह का? स्प्रे वही वाला स्प्रे जो है इस मॉस्किटो के खिलाफ भी इफेक्टिव है और उसी तरीके से इफेक्टिव है। तो इसमें कोई डिफरेंट कोई वो नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये लॉन्स वगैरह में उन चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो लोगों को अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन करना चाहिए। जब बाहर किसी, एक तो ओपन लॉन्स में इन दिनों में कोशिश करनी चाहिए कम बैठें, अगर बैठें तो फुल उनके स्लीव्स फुल होने चाहिए। और अगर वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा लें जिसके साथ जो है उनको यानी मच्छर ना काटे, तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं, क्योंकि हर वक्त तो इंसान घर के अंदर नहीं रहता ना। और ये मैंने बताया कि जिस तरह नाइट टाइम को बाइटर नहीं है, तो इसलिए जो है ना डे टाइम में इंसान अक्सर एक्सपोज होता है बाहर से, तो उसमें जो है ना इंसान को अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग ट्राउज़र्स और इसी तरीके से जुराबें अगर पहन सकते हैं, थोड़े से इस मौसम ऐसा है जिसमें जुराबें पहनना मुश्किल होता है, लेकिन ये सब चीज़ें इंसान को करनी चाहिए प्रोटेक्शन। यानी बड़ा मुश्किल मरहला है। हम लोगों को कहते हैं कि जी आप वॉक करें, बाहर जाएं, और फिर हम कहते हैं मच्छर से भी बचना है, तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। तो जिस तरह कि हमने कहा कि फजर के टाइम पे होता है, मगरिब के टाइम पर होता है, फिर वॉक करते वक्त आपने कहा कि फुल स्लीव्स पहन लें,
तो घरों में सर हम स्प्रे वगैरह कर सकते हैं? आपने कहा कि मॉस्कीटो रिपेलेंट तो हमने लगा लिए, तो आम स्प्रे से ये मर जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा। अच्छा। इसमें वही है कि एक कमरे के अंदर आप स्प्रे करके ना अच्छी तरीके से कमरे को, दरवाज़ों को बंद कर दें, सिर्फ जाली खुली रहे, जाली हो तो उसके साथ आप आराम से उसके बाद 10 मिनट के बाद उस कमरे में एंटर हो जाएं, उसमें कोई मच्छर नहीं होगा और वो ठीक। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या हैं, क्योंकि इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, तो क्या इसमें हड्डियां टूटती हैं, क्या फीलिंग होती है हाँ, पेशेंट इसमें एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है इंसान को, और उसके साथ फिर शदीद सर का दर्द, अच्छा। और उसके साथ फिर जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है, और उसके साथ साथ जो दूसरी अलामात होती हैं उसमें यह है कि नाज़िया, बंदे को दिल कच्चा होना शुरू हो जाता है, फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, अच्छा। पेट की भूख बंद हो जाती है बंदे की, और उसके बाद अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके साथ कभी कभी कुछ लोगों को डायरिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर स्किन पे एक रैश अपीयर हो जाती है। अच्छा। एक रेड कलर की रैश सारे बॉडी पे अपीयर हो जाती है, जो कि बड़ी कॉमन है इन बीमारियों में। तो अगर किसी पेशेंट को शदीद हेडेक, जिस्म में दर्द, आंखों के पीछे दर्द हो, और उसके साथ जिस्म पे कोई रेड किस्म की जो रैश अपीयर हो जाए, तो उस पेशेंट को ज़रूर सोचना चाहिए कि इसको डेंगू हो सकता है। सही, ये बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया कि आंखों के पीछे दर्द होता है और रैश भी अपेयर हो सकता है, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि गैस्ट्रोएंटराइटिस में भी तो इसी तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपको जो है कै आ रही है, पेट खराब है, तो उससे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। तो सर कोई टेस्ट वगैरह भी हैं इसके जो करवाए जा सकते हैं तशखीस के लिए? जी जी बिल्कुल। एक तो कॉमन ब्लड सीपी टेस्ट है, जो कि गवर्नमेंट ने बड़ा इस पर भी वो किया हुआ है कि हर लैब को पाबंद किया हुआ है कि वो कम रेट पे ये टेस्ट करेगी। यानी जो टेस्ट वैसे 700-800 रुपये में होता है ब्लड सीपी का, वो एक 90 रुपीज़ में गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं कि ये टेस्ट 90 रुपीज़ में हर बंदे को करना पड़ेगा, हर लैब को वो किया। अच्छा। तो वो ब्लड सीपी में पता चल जाता है प्लेटलेट्स कैसे हैं, ब्लड वाइट सेल कितने हैं, वो सारी चीज़ें। इसमें थोड़ा सा वाइट सेल भी नीचे जा जाते हैं, प्लेटलेट थोड़े बहुत तो हर एक बच्चन में नीचे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये ज़्यादा भी नीचे जाते हैं। और उसके अलावा फिर इनका जो शुरू की स्टेज में अगर 1-2 दिन में पता चल जाए, तो उसमें NS1 एंटीजन एक होता है, जो एंटीजन हम चेक करते हैं, वो उससे पता चलता है कि ये इसमें वायरस है। लेकिन अगर ये तकरीबन हफ्ता गुजर जाए, तो उसके बाद ये जो है ना, एक और टेस्ट होता है जो एंटीबॉडीज़ होते हैं इसकी, वो करना होता है। एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड, लोग आके बताते हैं जी सुबह मुझे मच्छर काटा था, मुझे बुखार हो गया, तो मुझे जो डेंगू हो गया। डेंगू का जो सा है एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डेंगू वायरस जब मच्छर काटता है, तो उसके बाद कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ये वायरस, थोड़ा सा वायरस इंजेक्ट होता है, फिर जिस्म के अंदर वो मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, और उसके बाद फिर उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सर इसको ज़रा डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसे कह रहे थे, आप ठीक? तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरी छोटी रिक्वेस्ट है, हम डिस्ट्रिक्ट दादू और तहसील मेयर में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर बहुत पहले तो सैलाब ज़दगान लोग भी थे। वहाँ पर 2022 में यहाँ पर हमारे इलाके में बहुत सैलाब आया था, तो वहाँ पर बहुत डेंगू की बुखार, लोग बहुत परेशान है। मेरा भतीजा घर में है, मेरी यूनियन कौंसिल है पेटो जतोई है, मैं वहाँ का रिहायश पजीर हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मेरा भतीजा कराची से भी इलाज लिया, वहाँ पर कोई ऐसा फायदा नहीं मिला है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई ऐसा अमल भी देखने में नहीं नजर आता। तो मैं डॉक्टर साहब से थ्रू कॉल लाइव प्रोग्राम में आने के लिए डॉक्टर साहब को देखा और मैंने फायदा उठाया। मैं ये कहना उठाना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी दवाई अच्छी है? 1.5 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो हमारे इलाके पहले ही लोग मुतासिब लोग हैं, वहाँ पर गंदगी पानी वो अभी तक वहाँ पर खड़ा है, तो सफाई सुथराई तो है ही नहीं हमारे इलाके में। तो मुझे थोड़ी एडवाइस दे दे, तो कौन सा ट्रीटमेंट सही लगाएं? 1.5 माह गुजर गया है, उनकी शक्ल, उनका फेस वो ब्लड कम हो गया है और काले कलर जैसे बन गया है। तो बड़ा मेहरबानी, हमें कोई एडवाइस डॉक्टर साहब से लेना है, अगर अच्छी हो तो मुझे वो बता दे। मैं आपका शुक्रिया। ठीक है, किसी डॉक्टर को दिखाया है? उनको प्लेटलेट्स वगैरह उनके चेक हुए? हाँ बिल्कुल, मैंने कराची से भी इलाज लिया है, हैदराबाद से भी इलाज लिया है, 1.5 माह गुजर गया है, उनके बावजूद अभी तक ऐसा कोई बेनिफिट मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, अगर देयर इज अ गुड ट्रीटमेंट, इफ अ डॉक्टर साहब वुड गिव अस सच एडवाइस, आई वुड रिमेन थैंकफुल। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ा अच्छा सवाल था आपका। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। हाँ, इसमें जो है आमतौर पे डेंगू इतना लंबे अरसे के लिए नहीं चलता। ये तो है ना, ये इसका जो आमतौर पे ड्यूरेशन है
वो आमतौर पे 7 से 10 दिन होता है। 7 दिन पे ये जाके मैक्सिमम, बल्कि कम्प्लिकेशन 7 डेज़ पे डेवलप करता है अगर किसी को ब्लीडिंग होनी होती है। और उसके बाद ये तकरीबन जो सा है ना 10 दिनों के अंदर ना सारा सेटल हो जाता है। और ये जो बता रहे हैं कि 1.5 महीने से ये बुखार है, शुरू में बाज़ का डेंगू होता है और बाद में उसकी कोई कम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है जिसमें कि कोई और सुपर एडेड इन्फेक्शन या कोई और चीज़ जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है कि अगर इसके कुछ अच्छे टेस्ट कराए जाएँ तो इसमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। और एक और कंडीशन होती है कि बाज़ का बंदे का बुखार उतर जाता है लेकिन उसके साथ जिस्म में कमज़ोरी और इस किस्म की ये कैफियत जिसको हम कहते हैं पोस्ट वायरल एस्थीनिया, बहुत ज़्यादा लागरपन और कमज़ोरी और ये सब चीज़ें उसके इंसान के जिस्म में होती हैं। और ये तो काफ़ी अर्सा बाज़ का 2-2, 3-3 महीने तक चलती हैं। लेकिन अगर वो बुखार है तो मेरा ख्याल है कि इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके सारे टेस्ट दोबारा से कराने चाहिए। और इसमें पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस बड़ी कामन है, टीबी के बारे में देखना चाहिए और इसी किस्म की जो सी प्रोलॉन्ग फीवर की जो काजेज़ हैं उनको देखना चाहिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मच्छर ज़्यादा होने से उस इलाके में वो जिस तरह हमने भी बात की है कि इसमें प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। लेकिन लोगों के पास कहाँ से मास्क फैलाएगा, कहाँ से वो सारी चीज़ें आएंगी, मॉस्किटो नेट्स अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, ये सब चीज़ें जो सी हैं डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। और सर जिस तरह कि इन्होंने ये बात की कि वहाँ पर बड़े मसाइल का सामना है, तो हमें भी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इनकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? फैसल मोहम्मद बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी सवाल पूछे। वो डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे 2 साल पहले मुझे डेंगू हुआ था। अच्छा। आज से 2 साल पहले। जी जी। लेकिन 2 साल के बाद 8 साल मुझे सितंबर में फिर मुझे बुखार होता है और मेरे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक। ये दोबारा से कहीं जाता है, मैं पूछना चाह रहा था। ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो डेंगू हो, प्लेटलेट तो बहुत ज़्यादा बीमारियां ऐसी और भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जिसके साथ प्लेटलेट गिर जाते हैं। आपको कोई और अलामात भी आ रही हैं इसके साथ? जब आप चेक करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई और अलामात भी होती हैं? डॉक्टर साहब 8 दफा टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में फिर मेरे प्लेटलेट्स गिरे होते हैं, उन्हें तो पता नहीं चलता ये क्यों हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो 2 ही वजह हो सकती है, या इंटरनल ब्लीडिंग होती है और या फिर डेंगू की वजह से होती है। आप जी डेंगू में जो है ना, अगर तो आपका IgM दोबारा पॉजिटिव आता है या NS1 पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि ये दोबारा डेंगू हुआ है। लेकिन मैंने बताया जिस तरह डेंगू तो दोबारा हो ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है, उसमें हेमरेजेस वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है ना मोस्ट लाइकली ये कोई आम बुखार भी हो ना, जो मौसमी बुखार होते हैं, जो मौसम चेंज होता है इसमें फ्लू वगैरह हो जाते हैं, उसके साथ भी प्लेटलेट नीचे गिर जाता है। और प्लेटलेट इतना अगर 50,000 से ऊपर प्लेटलेट हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों के डेंगू के बाद काफ़ी अरसा महीनों जो है ना प्लेटलेट नॉर्मल रेंज में नहीं आते। तो इसलिए आप अगर आपको कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, दांतों से या नाक से खून नहीं आता, जिस्म पे कोई निशान नहीं बनते, तो इनने प्लेटलेट से वरी ना किया करें अपने आप को। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उस वजह से ये परेशान रहते हैं। और आपने इनको बताया कि अगर कोई अलामात नहीं है तो बहुत ज़्यादा नंबर्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस फैमिली में भी कुछ इस तरह की डिजीज़ होती हैं जिसमें अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो उनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिस तरह के गम से उनको खून आता है या किसी और जिस्म पर उनके ये धब्बे पड़ते हैं, ब्रूजेस जिनको हम कहते हैं। तो इनको चाहिए कि एक प्रॉपर चेकअप डॉक्टर से करवा लें और टेस्ट वगैरह रिपीट करवा लें। अच्छा सर, हमारे जो पिछले कॉलर थे उन्होंने कहा कि उनको थकन बहुत ज़्यादा रहती है और ये मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो इस तरह क्या करना चाहिए कि ये थकन ना हो और इंसान रिकवर कर जाए डेंगू के बाद? उसमें जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके अलावा कोई मल्टीविटामिन्स वगैरह ले सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा, आजकल ये नींबू है, मीठा है, इस किस्म की चीज़ें जो सी है ना ये काफ़ी हेल्प आउट करती है ऐसी चीज़ों को। तो बाकी उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं, और बंदे को बड़ा माइंड सेट अपना मजबूत करना चाहिए। लोग हर वक्त ना कि डेंगू हुआ था उससे ये हो गया, उसको बंदे अपने आप को ना बिल्टअप करना चाहिए कि यार हो गया बस ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, बुखार था ख़त्म हो गया। तो सर अगर डेंगू हो जाता है, जिस तरह कि हमने कहा कि कुछ टेस्ट हैं करवा लिए और उसमें पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या घर में ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या डॉक्टर के पास फ़ौरन से जाना चाहिए? जी, उसमें मेन चीज़ ये है कि एक दफ़ा तो अपने इलाके के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और उसके साथ कोई वो जो भी कोई कम्प्लिकेशन को देख लें कि स्प्लीन वगैरह इलाज है या कोई और चीज़ वो देख सकते हैं और प्लेटलेट का भी एक दफ़ा पता चल जाएगा। लेकिन बाकी ज़्यादातर दुनिया में
40 करोड़ लोगों को हर साल डेंगू होता है, 40 करोड़ लोगों को। ये एक मामूली वो नहीं, और ये बड़ा कॉमन सा। इसी तरह कुछ लोगों को सिम्टम्स बहुत हल्के से होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग घर पे ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर उनके प्लेटलेट फॉल करना शुरू हो जाए, बुखार ज़्यादा हो और प्लेटलेट रेगुलरली फॉल कर रहे हैं, तो उसमें जो है ऐसे पेशेंट को फिर एडमिट करना पड़ता है। और इसमें मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि हर बंदे को प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्लेटलेट 10,000 या 20,000 से नीचे जाने लगे और बंदे को ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो फिर प्लेटलेट लगाने चाहिए। इवन कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 पे भी वेट करें, प्लेटलेट ना लगाएं जब तक ब्लीडिंग शुरू ना हो। तो आमतौर पर लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, जी प्लेटलेट नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। रोज़ मुझे सुबह शाम पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं कि जी प्लेटलेट और नीचे हो गए, 5,000 और नीचे हो गए। और ये 2-4-5,000 ऊपर नीचे, ये तो मशीन का एरर भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। सर यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हुरैरा चकवाल से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। जी, वो मेरे छोटे बेटे को डेंगू हुआ है। अच्छा, ठीक है। क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें, अलामात क्या हैं? जी जी, टीवी बंद कर दें, हमसे बात करें। बच्चा खा पी रहा है, तबीयत ठीक है उसकी? कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं उसके? जी, खा पी रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं? कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? जी, लेके गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ, जी, इसमें कुछ भी नहीं करना जी। बच्चे को अगर कोई बुखार यानी खा पी अच्छी तरह रहा है, कोई नाजिया वॉमिटिंग नहीं हो रही है और उसके अलावा उसके पेट में कोई दर्द नहीं है, तो उसको बिल्कुल सिंपल उसको नॉर्मल डाइट दें और उसके साथ उसको पैनाडोल देते रहें हर 4 या 6 घंटे बाद। और ब्रूफेन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी, ना इसमें किसी एंटीबायोटिक का कोई रोल है। तो उसमें आप सिंपल उस बच्चे को अच्छा हाइड्रेट रखें, पानी शानी पिलाएं और उसको इस किस्म की नॉर्मल जो है खुराक, कोई परहेज़ नहीं है ऐसे, उसमें सब कुछ दे सकते हैं ऐसे बच्चे को, और इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने कहा कि एंटीबायोटिक नहीं देनी, ब्रूफिन नहीं देनी, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस मुतालिक बताइए लोगों को कि क्यों जो है इसमें एंटीबायोटिक नहीं देनी। नॉर्मली हमारे मुल्क में ये है कि जैसे ही बुखार चढ़ा तो लोग खुद ही जाके एंटीबायोटिक ख़रीदते हैं और खा लेते हैं। इसी तरह दर्द की या बुखार की दवाई का भी लोगों को ज़्यादातर इल्म नहीं है, तो इसमें पैरासीटामोल क्यों खानी चाहिए और ब्रूफिन वगैरह क्यों अवॉइड करनी चाहिए? एंटीबायोटिक जो सा है, वायरस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। एंटीवायरल इसमें कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो कि एंटीवायरल अवेलेबल हो, और एंटीबायोटिक का इसमें रोल नहीं है। पाकिस्तान में यू आर राइट कि पाकिस्तान में बहुत मिस यूज़ बल्कि ओवर यूज़ और मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है। दूसरे नंबर पे ब्रूफेन इसलिए नहीं देनी चाहिए कि ब्रूफेन जो है प्लेटलेट के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। यानी एक तो प्लेटलेट वैसे कम है, उसके बाद प्लेटलेट सही तरीके से अपनी कोआगुलेशन ना कर सकें और जम के और एक ब्लीडिंग को ना रोक सकें, तो उसके साथ ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ब्रूफेन वगैरह और जितने भी ये दर्द की दवाइयाँ जितने हैं, इसी तरह जो से है ब्रूफेन के अलावा अगर आप देखें वॉल्टर जो सी है एस्पिरिन वगैरह भी बिल्कुल नहीं देनी ऐसी। और जितनी भी ये दर्द की दवाइयाँ जितनी आइबुप्रोफेन के अलावा भी दूसरी जितनी दवाइयाँ हैं ना, डाइक्लोफेनिक सोडियम वगैरह और जितनी भी हैं, वो सब नहीं देनी चाहिए। सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, उमर बात कर रहा हूँ क्वाट से। जी, सवाल पूछे। मैम, मेरा एक भाई है जिसको मच्छर ने काटा है, तकरीबन उसका जख्म दिन ब दिन बढ़ रहा है। अच्छा। ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि ये डेंगू है या कोई और मसला है मैम? ठीक है। भाई की उम्र क्या है? तकरीबन 32 साल। अच्छा, कोई शुगर वगैरह है उनको, कोई और मसला? नहीं, शुगर वगैरह तो उसको नहीं है। ठीक है। फैमिली में किसी को है शुगर वगैरह? फैमिली में भी किसी को नहीं है। अच्छा, तो ये इस जख्म पर उन्होंने खारिज वगैरह की थी कि उससे जख्म बढ़ रहा है? ये कितने दिन हो गए हैं जख्म को? जख्म को तकरीबन 25 दिन हो गए, लेकिन काफी बढ़ गया है ना अभी। अच्छा, ठीक है। उसमें से कोई मवाद आ रहा है, साथ कोई बुखार है, वहाँ पर सुर्खी या सोजन वगैरह है? सोजन वगैरह है, सोजन तो होता रहता है, लेकिन इसके अलावा बुखार भी होता है कभी। ठीक है। ये बताइएगा कि जिस्म के किस हिस्से पर है ये जख्म? हाथ पे। हाथ पर। सर, आपको इस सवाल पूछना जी चाहिए? नहीं, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी।
अच्छा जी, इसमें जो है ना ये डेंगू के मच्छर के साथ कोई ज़ख़म वगैरह नहीं होता। डेंगू का मच्छर का वो इतना बाइट इतना यानी उसका स्टिंग इतना छोटा सा होता है कि उसके साथ ज़ख़म वगैरह बनने का कोई चांस नहीं। इसमें कोई और काज सोचनी चाहिए, और इसमें ज़ख़म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर वहाँ से मवाद निकलता है तो उसका कल्चर करा के उसके मुताबिक एंटीबायोटिक दिया जाए और उसकी प्रॉपर पट्टी की जाए, उसको वॉश करके उसकी पट्टी की जाए तो ये ज़ख़म ठीक हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है ये आम ज़ख़म है। और इसमें कोहाट के इलाके में उस आपने कोहाट का कहा है तो कोहाट के इलाके में आमतौर पे वो एक और बीमारी होती है जो कि ज़्यादातर कश्मीर वगैरह में होती है, वो लिशमेनियासिस वगैरह। मुझे नहीं लगता कि वो आपके इलाके में है, लेकिन इसके लिए भी एक स्क्रैपिंग वगैरह करके देखी जा सकती है। तो अपने किसी अच्छे मालिज को फिजिशियन को दिखाया जाए तो वो सारा उसका इलाज कर लेंगे। अच्छा सर, क्या स्पाइडर बाइट वगैरह भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई और कीड़ा काट गया और वो, लेकिन वो इतना प्रोलॉन्ग नहीं होगा। नहीं, इतना प्रोलॉन्ग कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो से है ना, जो मैंने बताया कि लिशमेनियासिस जो से है ना, ये कश्मीर में बाग वगैरह इस साइड पे एक मक्खी होती है जिसके काटने से फिर वो स्किन पे ना जिस किस्म के ज़ख़म बन जाते हैं और वो बड़े लंबे अरसे चलते हैं, और उसके लिए फिर हमें जो से है ना एक ख़ास एंटीबायोटिक वो देना पड़ता है, ख़ास उसके लिए दवाई होती है। तो सर ये किस डॉक्टर के पास फिर जाएं? उसके लिए जो है स्किन ना आम स्पेशलिस्ट के पास या फिजिशियन भी के वो पास? कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी उसको कर ठीक सकते है। हैं, स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इनको ये ज़ख़म है, तो टेस्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसकी वजह क्या है। जी सर, हम बात कर रहे थे कुछ ट्रीटमेंट के मुतालिक, आप बता रहे थे। तो सर यहाँ पर कॉलर हैं, पहले उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बसीरत है जी। मैं चिकार से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछे सीरत। मैं मुझे शुगर है, काफी अरसे से है, कोई 10-12 सालों से। पहले मैं ग्लूकोफेज लेती रही हूँ, उसके बाद फिर कोई 8 महीने से ये ग्लूकोफेज में 1000 mg लेती रही हूँ 3 टाइम। और उसके बाद फिर मैं अब ले रही हूँ गेटफार्मिन, ये 8 माह से। और मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता है, मेरे हाथ पाँव में बहुत क्रैक्स पड़ते हैं, उनमें से कभी कभार खून आना शुरू हो जाता है। कहाँ खून आना शुरू हो जाता है? मेरे हाथ पाँव में ना क्रैक्स पड़ते हैं बहुत ज्यादा। क्रैम्प्स पड़ते हैं। ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी? ये मेरी उम्र है 45 ईयर। ठीक है, और शुगर आपकी कंट्रोल्ड है, आप चेक करती हैं? नहीं है, ज्यादा होती है। ठीक है, गेटफार्मिन लेती हूँ 1 से 500 mg। सही है। तो डॉक्टर ने आपकी दवाई बढ़ाई है, लेकिन स्टिल आपको आराम नहीं आ रहा। दोबारा से आपने टेस्ट वगैरह जब किए हैं, डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया है? नहीं, अभी कुछ दिनों से नहीं किया। ठीक है। और वजन वगैरह भी ज्यादा है क्या आपका? जी, वजन काफी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, यंग पेशेंट हैं और वज़न भी ज़्यादा है, डायबिटिक हैं और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? उसमें जो है ना आम तौर पे जब 8 से 10 साल की शुगर हो जाए तो आम तौर पे ऐसे पेशेंट को इंसुलिन देनी पड़ती है। इंसुलिन के अलावा एक और दवाई भी अवेलेबल है जो कि वज़न भी कम करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, लेकिन वो क्वाइट कॉस्टली है, तो आमतौर पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो ले सकें, जिस तरह उस डेलाग्लूटाइड है और एक है सेमाग्लूटाइड टाइप, ये नई दवाइयाँ आई हैं, लेकिन ये बहुत महंगी है। इनका एक दवाई का कॉस्ट 20,000 रुपीज़ बनता है। तो अगर वो अफोर्ड कर सकें तो वो सबसे बेस्ट है, उससे वज़न भी कम होता है और शुगर भी बड़ी अच्छी कंट्रोल होती है। लेकिन मेरा ख्याल है आपके वक्त आ गया कि आपको थोड़ी सी इंसुलिन दी जाए, और ये जिस्म में जो क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे हैं और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये उस अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से हो रही हैं। जब इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल हो जाएगी आपकी, ये सारे प्रॉब्लम इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, इन्होंने शुगर की तरफ हमारा जो है ध्यान दिलवा ही दिया है, तो चलें थोड़ी सी बातें कर लेते हैं शुगर के हवाले से। आपने कहा कि वेट लॉस के लिए भी मेडिकेशन अवेलेबल है। पहले तो ये बताइएगा कि ये मोटापा इस कदर क्यों बढ़ गया है और पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस कितनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है, और फिर उसके बाद हम दवाइयों के मुतालिक बात करेंगे। जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारा लाइफस्टाइल है। हमारे बच्चे, अब आप अगर किसी अच्छे स्कूल के सामने खड़े हों तो एक हाथ में आइसक्रीम पकड़ी होगी, दूसरे हाथ में छल्ली पकड़ी होगी, और जब वो घर को स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उन लोगों का यानी खाना खाना खाना, और उसके अलावा फिर उसके बाद जो हमारी वो आउटडोर एक्टिविटी थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। अब बच्चे मोबाइल पे बैठ के और सारे दिन यही सारा कुछ करते हैं।
और अभी तो मुझे पता चला है लेटेस्ट ट्रेंड स्कूलों में कि छोटे छोटे बच्चे कहते हैं उन्होंने अगर कोई बच्चा घर से फ्रूट वगैरह ले आए या कोई अपना थोड़ा सा कोई सैंडविच बना के ले आए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि ये जो है नूडल्स और ये इस किस्म की अच्छी जो फास्ट फूड क्यों नहीं लेके आया। अच्छा। बल्कि वो बच्चे कहते हैं ग्रुप बना लेते हैं, उससे फिर बात नहीं करते कि जी ये तो जो है ना दकियानुसी और पता नहीं कैसा नीच किस्म का बंदा है। तो जब इस किस्म का माशरे में वो आ जाए तो फिर जो है ना ओबेसिटी ने बढ़ना ही है। पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी इस वक्त दुनिया में हर 5वां बच्चा मोटापे का शिकार है और इस वक्त दुनिया में ओवरवेट लोग तकरीबन 40% लोग दुनिया में वज़न जिनका ज़्यादा है। एक वज़न ज़्यादा होता है उसके बाद मोटापा शुरू होता है उससे बाद से। तो और ये जो है और फिर जो तकरीबन 20% लोग जैसे ऐसे हैं दुनिया में जो कि मोटापे का शिकार हैं। और मोटापे के साथ फिर आपको पता है कि सारी प्रॉब्लम्स, उसके साथ ब्लड प्रेशर, उसके साथ शुगर, उसके साथ जोड़ों के दर्द, उसके साथ इवन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके साथ हार्ट अटैक, फालज, ये सब चीज़ें जो सी है इसका मोटापा जो है ना एक मेन चीज़ है। इसके साथ ये सारी ट्रिब्यूटरीज और ये ड्रेन्स जितनी है ना सारी ब्रांचेस उसकी ये सारी ब्रांचेस हैं। इसीलिए मोटापे को मदर ऑफ ऑल इलनेसेस हम लोग कहते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं रजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रजा साहब सवाल पूछे। मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम को। जी। मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि उनको थोड़ी सी एलर्जी प्रॉब्लम है और ये ये जितनी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उनको वो शुरू हो जाती है और फिर वही अस्पतालों के चक्कर, हालांकि इनको मोंटीकॉर्ड भी दी जाती है, फिर साथ इनहेलर है सेरीटाइड और वेंटोलिन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जो ही सीजन स्टार्ट होना है मेरी सारी सर्दियाँ जो है ना मैं रात को जाके गुजारता हूँ और सुबह 5 बजे जाके फिर इनको नींद आती है। इनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है और मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं सारा दिन काम नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर है एक बच्चा ये सारे बच्चों को है। तो मुझे ये बताएं कि इसका कोई परमानेंट हल है? हालांकि वैक्सीनेशन भी पहले करवा लेता हूँ, मोंटीकैट भी देता हूँ, सेरीटाइड इनहेलर भी देता हूँ, वेंटोलिन को खांसी इतनी सीवियर हो जाती है कि कंट्रोल नहीं आता। सही। अच्छा ये बताइएगा, खानदान में किसी को दमा वगैरह है आपके? है, मुझे इनहेरिट है। ठीक है, आपको है। आपका जो है वो वेल मेंटेन्ड है या आपको भी ये बाउट्स आते रहते हैं? नहीं मुझे नहीं आते, मैं प्रोफेसर कामरान चीमा को दिखाता हूँ लाहौर में डॉक्टर साहब। सही, ठीक है। मैं उनसे फर्क पड़ गया मैं, तो मेरा दूसरा डॉक्टर से सवाल ये था कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि आपको अस्थमा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप लेक्सोट्राइन गोली खाया करें क्योंकि वो चीज जो है ना जब आपको स्ट्रेस होता है ना वो ट्रिगर करता है। तो आपने कोई एलर्जी डायरी रखी है बच्चों के लिए जिससे पता चल सके कि बच्चों को कब ये अटैक आता है, कहाँ वो जाते हैं, क्या खाते हैं या किस मौसम में? क्योंकि अगर आप एलर्जी डायरी रखेंगे उससे आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि ये कॉज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनका तो एक तो डस्ट है, दूसरा ये है कि बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आती। जाहिर है बाहर निकलना है, इन्होंने बच्चों ने स्कूल जाना है, ट्यूशन में जाना है, ठीक है, समझ नहीं आ रही कि कोई डॉक्टर इसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा। सही, बहुत वैलिड सवाल है आपका। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, काफ़ी परेशान हैं वालिद साहब अपने बच्चों के लिए और डेफिनेटली इन्होंने सही बात की कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो पूरे घर का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सारी रात अगर ना सो सकें वालिदैन तो सुबह को वालिदैन ने भी काम पे जाना है, बच्चों ने भी स्कूल जाना है। ये जो होते हैं ना चाइल्डहुड एस्थमा, ये आम तौर पे काफ़ी सीवियर किस्म के होते हैं और इसमें इसी तरीके से दवाएं तो यही वाली, हमारे पास तो यही वाली दवाएं अवेलेबल हैं और इसमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो उम्र बड़ी होती है तो ये आम तौर पे ये एस्थमा ठीक हो जाता है और ये बच्चों में वाकई बड़ा शदीद होता है। तो इसमें बड़ा यानी कंटिन्यूसली दवाई का इस्तेमाल, कुछ बच्चे जो है ना इनहेलर को सही तरीके से टेक्निक से नहीं ले सकते, अगर आप उनके स्पेसर के साथ और उनको सही तरीके से इनहेलर दें तो मेरा ख्याल है कि 90% लोगों में, बच्चों में कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको अपने किसी पल्मोनोलॉजिस्ट जैसे चीमा साहब का आपने नाम लिया, इन बच्चों को भी आप उनको दिखा सकते हैं और उनसे मशवरा कर सकते हैं। ही इज़ ए वेरी गुड पल्मोनोलॉजिस्ट। तो मेरा ख्याल है कि आपको उनसे राब्ते में रहना चाहिए, लेकिन बस इनके लिए दुआ करें और अल्लाह का खैर करेगा। मुझे जो ये बड़े होते जाएंगे दे विल ओवर ग्रो दैट और इनका ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह के बताया कि स्पेसर, अगर आप सही स्पेसर इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो
तो उस वजह से भी दवाई सही तरीके से लंग्स तक नहीं पहुंचती है और अफाका नहीं होता। तो आप डॉक्टर को भी दिखा लीजिए और बेहतर है कि टेस्ट वगैरह साथ साथ इनके होते रहें ताकि पता लगता रहे कि इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, जिसमें वो FEV1 को मेजर करते हैं और स्पायरोमेट्री वगैरह से पता चल जाता है। अच्छा, ये हमें दमे की तरफ ले गए थे, बैक टू डायबिटीज़। टाइम हमारे पास थोड़ा होता है और बातें बहुत सारी होती हैं। हम बात कर रहे थे मोटापे की, तो सर जिस तरह कि आपने ये कहा कि आजकल बच्चों का जो लंच है वो हेल्दी नहीं है, और मैंने खुद इस तरह की ख़वातीन देखी हैं जो कि बेकरी पर बेकरी आइटम्स इस कदर बाय कर रही होती हैं और वो यही कहती हैं कि बच्चे तो यही खाना चाहते हैं और वो एवरीडे लंच में उनको बेकरी आइटम्स मिल रहे होते हैं। खैर, मेरा खुद वेट गेन हो जाता है और ये एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल होती है। तो क्या करना चाहिए सर जब आपको शुगर क्रेविंग्स हो रही हों? तो ये क्या एक इंडिकेशन है आपको शुगर होने वाली है या कंट्रोल की जा सकती है, आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपने बेकरी आइटम की जो ख़वातीन की बात की, मुझे याद पड़ता है कि मेरा बेटा था क्लास 4 में, तो टीचर ने उन्हें कहा कि जी आपने हेल्दी फूड लेके आना है, और पूरा 1 साल वो बच्चा हेल्दी फूड लेके जाता था, कोई फ्रूट्स वगैरह लेके जाता था या कोई ना कोई ऐसी हेल्दी चीज़ लेके जाता था 1 साल पूरा। ये टीचर्स पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर टीचर्स बच्चों को फोर्स करें और कहें कि बच्चे ये, और उन्हें बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें जो सी है ना, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है ये जंक फूड की और इन चीज़ों की कि बच्चों के जहन में हर वक्त वो हैमर होता है कि जी आप पेप्सी पियो तो ये हो जाएगा और फलां चीज़ खाओ तो ये हो जाएगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो करती हैं, ग्लैमराइज करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एजुकेशन का बहुत रोल है। दूसरी चीज़ आपने पूछी है जो हाइपोग्लाइसीमिया, ये हाइपोग्लाइसीमिया इसको कहते हैं हम हाइपर इंसुलिनीमिया, कि इंसुलिन लेवल, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि बंदे को शुगर ना हो। तो जब बंदे को ज़रा शुगर ऊपर होने जाती है तो इंसुलिन ज़्यादा खारिज होती है ताकि उसको शुगर ना हो, जिसकी टेंडेंसी होती है, जिसका वज़न ज़्यादा है या जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है। तो उसमें जब उसको शुगर एकदम इंसुलिन रिलीज़ होती है तो शुगर लेवल जब नीचे जाता है तो बंदे को क्रेविंग होती है, बंदा परेशान हो जाता है, फिर वो कुछ खाता है, एकदम मीठा खाने की कोशिश होता है, जिससे लगता है कि इस समय मर जाऊँगा अगर मैंने कुछ ना खाया। तो उसमें उस वक्त एकदम जब शुगर लेवल ऊपर जाता है तो इंसुलिन और खारिज होती है, और इस तरीके से ना इंसुलिन लेवल ज़्यादा खारिज होते होते ऐसा ऐसा ना लबलबा एक किस्म का ना फिर एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर बंदे को जब शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, फिर बंदे को शुगर हो जाती है। तो ये एक उसको बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदे को कुछ नहीं होगा, बंदा उस वक्त ऐसे मौके पर खीरा खा ले, कोई सेब खा ले, कोई और फ्रूट खा ले, और उसके साथ कोई चने खा ले, कोई पॉपकॉर्न वगैरह खा ले, उसके थोड़ा सा खा ले तो उससे चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन और उसके साथ खाने के साथ सैलड का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ एकदम शुगर लेवल ऊपर नहीं बढ़ता जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी। और ये मीठी चीज़ें और शरबत वगैरह बिल्कुल बंद। सर कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कम कर लें, यानी केक का एक पीस खा रहे हैं तो थोड़ा सा आधा कर लिया, बिल्कुल ये कर सकते हैं, एक हफ्ते में फिर उसको जो है पौना कर लिया और फिर छोड़ दिया। ये मैं अपने लिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद आजकल मुझे बड़ी एडिक्शन हुई हुई है, और डॉक्टर्स हम लोग भी बहुत देर तक बैठे रहते हैं, एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हम लोगों का वेट भी फ्लक्चुएट करता रहता है। अच्छा सर, आपने कहा कि एक हमारी जो कॉलर थी उनको आपने कहा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, और मैंने इसका यूज़ जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा है, और बल्कि सर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इवन US में ये दवाइयाँ इस कदर इस्तेमाल हो रही हैं कि वहाँ पर शॉर्टेज हो गई है। तो क्या हमारे मुल्क में ये अवेलेबल है जिसकी आपने बात की, और ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? पिछले 2 महीने में यहाँ भी शॉर्टेज हुई थी काफ़ी ज़्यादा, 2-3 महीने, लेकिन अब वो अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ जो अवेलेबल हैं ड्रग्स, उसमें से एक दवाई ऐसी है जो कि ओबेसिटी के लिए, यानी इवन डायबिटिक भी ना हो ना तो उसको ओबेसिटी के लिए वो दवाई दी जा सकती है, लेकिन दूसरी दवाई जो सी उस डोज में अवेलेबल नहीं हमारे यहाँ, जो कि वहाँ पे सेमाग्लूटाइड जो उस डोज में अवेलेबल है। और वाकई वहाँ पे अब तो कंपटीशन शुरू हो गया है, और वहाँ पे ख्वातीन का आपस में कि तुमने किस तरह वेट रिड्यूस किया तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ, और वो जो है ना इस तरह वो चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुंह को ताला लगाने वाली बात है, यानी वो मैं इसको कहता हूँ ये देव है, इश्तहा जो भूख है ना ये एक देव है, इसको काबू करना जो है ना ये हिम्मत वालों का काम है। तो जो बंदा इसको काबू कर ले और अपना हाथ खींचना सीख ले और एतदाल से खाए जो हमारे नबी की सुन्नत है, और उसके साथ सैलड इस्तेमाल करे, फ्रूट इस्तेमाल करे, तो मेरा ख्याल है उस बंदे को जो है ना इस किस्म के प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होते। और मैं अक्सर लोग कहते हैं मैं जी इतनी वॉक करता हूँ, वॉक से
20% वज़न कम होता है। अच्छा। 80% वज़न कम होता है खाना कम करने से, और वो हमने करना कोई ना हुआ। हमने जब बैठना है तो हमने आसरा नहीं करना, हमने बस खाते ही रहना, खाते रहना। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा, और हमारा खाना भी जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड होता है खाना। हम लोग जो है ना वो छोटा मोटा जिस तरह होता है ना स्टीम करके वो खाने के आदी नहीं है, बचपन से हमारी आदतें ऐसी बनी हुई हैं। तो वो फिर खाना जो है ना, जो जितना फैट आपको पता है इसकी कैलोरिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो उसके साथ फिर वज़न बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सही। तो ये जो दवाइयाँ हैं क्या ये लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करनी होती हैं सर? अगर आपने इस्तेमाल की और वेट लॉस हो गया है और आपने अपना टारगेट वेट भी अचीव कर लिया है, तो क्या फिर उसके बाद इनको छोड़ सकते हैं या नहीं, इनको कंटिन्यू करना होता है? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हरीपुर से जी अमीन बात कर रहा हूँ जी, सवाल पूछें। जी, सीओपीडी के बारे में। जी, आप अपना टीवी बंद कर दीजिए। अच्छा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं डॉक्टर से सवाल पूछना है सीओपीडी के बारे में। जी जी, पूछें। जी मुझे 25 साल से डॉक्टर साहब सीओपीडी है। अच्छा। और बहुत ट्रीटमेंट कराया है पाकिस्तान में, सब कोई जगह छोड़ी नहीं है। और क्या नाम है, साथ शुगर भी हो गई है, साथ ब्लड प्रेशर भी हो गया है। तो ट्रीटमेंट मेरा काफी अच्छे 25 साल से चल रहा है। अच्छा। अगर ठीक नहीं हो रहा हूँ तो आपका अभी मैं टीवी देख रहा था तो काफी एजेड लग रहे हैं आप, और मेरी भी 65 एज है। तो डॉक्टर साहब प्लीज बता दें अगर। ठीक है, आप ये बताइएगा तंबाकू नोशी वगैरह तो नहीं करते आप? ये की थी, मैंने की थी, मगर अभी तो 25-26 साल से खत्म कर दिया, छोड़ दी है, लेकिन फिर भी आपको फाका नहीं हो रहा? अच्छी बात नहीं हो रहा। ठीक है। और सांस लेने में तकलीफ क्या आपको हर वक्त होती है या कहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं, काम पे, एक्सर्शन पे होती है? नहीं, ज्यादा जो है ना तकरीबन 24 घंटे ही रहती है और ठीक नहीं होती। डॉक्टर ने कहा है कि तकरीबन 60% आपके फेफड़े जो है ना वो खराब हो गए हैं, 40 पर चल रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं आपको। स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं आप? जी, स्टीरॉइड्स लेते हैं? स्टीरॉइड्स ना लूँ तो फिर बस एक डेल्टा कार्टफ ले लेता हूँ, 24 घंटे निकाल लेता हूँ, बस फिर एक ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी चलें जी, मैं बूढ़ा आदमी थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ आपको सेटल करने की। आपने कहा में आप बुज़ुर्ग लग रहे हैं तो शायद उसके साथ आप जवाब दे सके। तो आपने जो फरमाया ये सीओपीडी वाकई एक ऐसी बीमारी है जो आपने स्मोकिंग जितना अरसा किया ना उसके साथ जो लंग्स में ना कुछ डैमेज जो हुआ है ना वो होता है इरिवर्सिबल, वो नाकाबिले वापसी होता है। तो आपने जो बाकी आपका लंग्स रह गया ना उसके लिए आपने जो है ना उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि आपने अपना वज़न नहीं बढ़ने देना। उसके साथ आपने जो है ना अपनी इन्फेक्शंस कंट्रोल के लिए आपने वैक्सीनेशन वगैरह करानी बहुत ज़रूरी हैं, और आपने बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वगैरह नहीं करनी। और उसके अलावा जो है खाने पीने में भी आपने बड़ा एतदाल रखना है, और उसके साथ ये इन्हेलर्स वगैरह का रेगुलर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और इसके साथ बाज़ का कुछ एसिडिटी वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है, और उसके लिए फिर एसिडिटी की दवाएँ, और फिर कोलेस्ट्रॉल, ये जो आप बता रहे हैं कि शुगर आपको हो गई है, ब्लड प्रेशर है, और इनका बाकायदा इसका सही वाला इस्तेमाल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने अब अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके इसके साथ आपने जीना सीखना है, बजाय ये कि आप कहें कि जी अब सीओपीडी भी वो रिवर्सेबल हो जाए। सीओपीडी रिवर्सेबल होती नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से है, अब तो ये रिवर्सेबल नहीं होती है। जब आपको कभी लगे कि आपको कोई इन्फेक्शन हुई है तो फ़ौरन एंटीबायोटिक लेना, और उसके साथ जो है ना आपने स्टीरॉइड का एक कोर्स लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए आपके लिए। आमीन जी। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो आपके लंग्स का जो फंक्शन है उसी के साथ जीना सीखिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। जी सर, उनका कहने का मतलब ये था कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नज़र आ रहे हैं, तो वो आपकी तारीफ़ करना चाह रहे थे, लेकिन उनका अपना तरीका था। जी, तो बैक टू डायबिटीज़ एंड वेट गेन, हम कह रहे थे कि किस तरह से ये दवाइयाँ जो हैं ये वेट लॉस में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन सर कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं, जिस तरह के हाइपोथायरॉयडिज्म है, और बहुत सारे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी बहुत ज़्यादा लोगों को वेट गेन हो जाता है। तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए? एक तरफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, तो उसमें भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है? पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं कि जी इसको लगातार सारी ज़िंदगी खाना चाहिए, या जब वेट न्यूट्रल हो जाए तो आप छोड़ सकते हैं।
तो दोनों ऑप्शंस हैं। एक कुछ लोगों में एक जज्बा होता है कि जी वज़न कम हो गया, अब हम इसको मेंटेन करेंगे। मैं अक्सर लोगों को, मरीज़ों को कहता हूँ कि वज़न कम करना बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन उसको मेंटेन करना उससे बड़ा कमाल है, क्योंकि मेंटेन रखना जो है ना, ये वाकई जो है बड़ा हिम्मत वाला काम है। तो अगर तो वो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो वज़न को मेंटेन रख सकते हैं, तो फिर तो वो जो है ना दवाई छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो उसमें कि जी मैं नहीं कर सकता, तो फिर उनको दवाई वो अपनी जारी रखनी है। दूसरी हार्मोनल इश्यूज़ की हाइपोथायराइडिज्म के साथ एक बड़ी वजह है वज़न गेन करने की। हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटेबल चीज़ है, और इसके साथ भी डाइट और एक्सरसाइज इसके साथ भी चलती रहेगी। बाकी जो दूसरे प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो वाकई एक डिफ़िकल्ट इश्यूज़ होते हैं, उसमें वाकई वज़न बढ़ भी जाता है और उसको कम करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उनमें भी ये दवाएँ ट्राई की जा सकती हैं। और उसमें इसके अलावा मेटफॉर्मिन वगैरह जो हम देते हैं दवाएँ, वो भी जो है वज़न कम करने में, भूख कम करती हैं, इंसुलिन रिलीज़ कम करती हैं, थोड़ा सा ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन कम करती हैं, उससे भी वज़न पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइटरी जो सी है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। कैलोरीज इनटेक जो सी है ना, कि ये बैलेंस है कैलोरीज इनटेक और आउटपुट का। अगर आपका आउटपुट कम भी है, अगर आप इनटेक कम कर लेंगे तो आपका वज़न ठीक हो जाए। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आसिफ खान पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछे। जी जी मैम, एक्चुअली मैं ये डायबिटीज के बारे में पूछ रहा था कि अक्सर हम खाना ज्यादा खाते हैं, सही है, तो ऑफिस में वगैरह मतलब काम करते हैं तो उधर बैठते हैं, तो डायबिटीज का जो असल काज है ये ज्यादा खाना है, उसके बाद वर्कआउट नहीं करना, या नाकिस फराक है? बिल्कुल जी जी हाँ, तो वही मैं पूछा था कि अगर हम खाना कम करें तो इसके साथ हमारी डायबिटीज रुक सकती है, या हम डाइट थोड़ी बेहतर करें? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आपने पूछा कि डायबिटीज़ जो है वो खाने से कंट्रोल की जा सकती है, किस फेज़ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं? जी, वजह क्या है इसकी? जब भी हम शुगर का नया मरीज़ आता है मेरे पास, तो मैं उसको सबसे पहले यही कहता हूँ, ये एक पैकेज है, एक लाइफस्टाइल है। उसमें डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 सतून डाइट एंड एक्सरसाइज है, तीसरा सतून जो उनसे है दवाई है, चौथा सतून जो उनसे है ना अपनी मॉनिटरिंग करनी है। अच्छा। ये 4 सतूनों पे बिल्डिंग खड़ी करनी है। अगर आप डाइट को कंट्रोल नहीं करते, एक सतून निकल गया, और अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो दूसरा सतून निकल गया, और बिल्डिंग ज़मीन पे आके होगी। तो ये आपकी ये और कांस्टेंट प्रोसेस है, और इसमें जो उनसे है ना वही बात है कि कुछ, मैं वही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं अपने आप पे। वो करनी, मैं आपको कहता हूँ मिठाई भी खा सकते हैं, अगर खानी है तो एक पीस आप मिठाई का ले सकते हैं, अगर रोज़ भी खाएं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप, और घर में स्वीट डिश बनती है, 2-4 चम्मच खा लें, कुछ नहीं होता। उसके अलावा सैलड ज़रूर इस्तेमाल करें। दिन में आपने 3 फ्रूट्स के बारे में लोग कहते हैं जी फ्रूट खाते हैं तो शुगर, कुछ नहीं होता। एक फ्रूट आप खा सकते हैं जो इस मुट्ठी के अंदर आ जाए। अच्छा। एक छोटा फ्रूट आपने दिन में 3 मुख्तलिफ फ्रूट्स खा सकते हैं। अच्छा। आजकल अंगूर हैं, अंगूर भी 15-20 दाने खा सकते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन लोग जो उनसे है ना आसरा नहीं करते, 15-20 दानों पे रुकते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, गर्मा सर्दा तरबूज खरबूजा एक कप में जितने आ जाए, हाँ, एक कप में जितने डकरे आ जाएं खा लें। तो हर चीज़ खानी है, लेकिन एतदाल रखना है। अलबत्ता जो है फुल्का रोटी जो है ना, उसका पेड़ा ज़रा छोटा सा, बड़े बड़े पेड़े वाले जो सी हम जो अफगानी रोटियाँ होती हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, नान वगैरह नहीं खाने चाहिए। और इसी तरह राइस खाने हैं, डेली राइस खाएं बेशक, लेकिन एक कप में जितने राइस आए प्लेट में डालें, सलाद डाल के ऊपर सालन डाल के खा लें, कुछ नहीं होता। लेकिन लोग जो है ना आसरा नहीं करते। मैंने वही कहा कि बस वो खाने के बाद और ज़्यादा खाने के चक्कर में होते हैं। सही। यहाँ पर आखिरी कॉलर है हमारे साथ, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नज़ीर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सवाल पूछे। डायबिटीज पेशेंट हूँ मैं, कोई 18-20 साल से। अच्छा। तो मुझे जिस्म में कमजोरी, वीकनेस बहुत महसूस होती है। ठीक है। और दूसरा ये कि याददाश्त कमजोर हो गई है। ठीक है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी है, गर्दन का जो सर्वाइकल है इसका प्रॉब्लम भी मुझे है। ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी? 57। अच्छा, और शुगर कंट्रोल्ड है आपकी? हाँ, तकरीबन कंट्रोल होती है। अच्छा ठीक है। पाँव सुन होते हैं आपके? नहीं, पाँव नहीं सुन होते। अच्छा, जलन वगैरह तो नहीं होती पाँव में? नहीं, जलन भी नहीं, कभी कभार होती, कभी नहीं। और वेट कितना है आपका? वेट 73-74। तो आप इंसुलिन पे हैं? नहीं, मैं टैबलेट लेता हूँ, वेलिडेट 50 mg 500। अच्छा अच्छा, तो आपकी शुगर कंट्रोल में है? जी शुगर माशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी
जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? मैदे का प्रॉब्लम भी है, मैदे का अच्छा, ठीक है, कब्ज रहती है और याददाश्त कमजोर है, और दूसरा कमजोरी बहुत है, इसमें वीकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, जी, शुगर के सारे इफ़ेक्ट्स इनको आ रहे हैं और कमज़ोरी बहुत हो रही है, मैदा भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये वीकनेस वगैरह जो है ना, इस उम्र में तो वैसे भी 67 की एज में थोड़ी बहुत तो इंसान को वैसे ही बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है, थोड़ी बहुत वीकनेस हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है आपको रेगुलर बेसिस पे कोई विटामिन सप्लीमेंट, कोई विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह का सप्लीमेंट रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, क्योंकि जब बंदा डाइट करता है तो इस किस्म की चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। मैदे के लिए डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मैदे की एक तो खुराक में थोड़ा सा देखा है कि आमतौर पे शुगर के मरीज़ों में ना थोड़ा मैदे का ना हरकत स्लो हो जाती है, इसको गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं। तो इसमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मैदे को होता है। लेकिन मैंने देखा है कि देसी टोटकों में सौंफ, इलायची वगैरह, ये पुदीना वगैरह, ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। याददाश्त के लिए जो आपने बात की है, याददाश्त में इसमें कुछ दिमाग की जो ना शुगर दिमाग की नालियों को तो तंग कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल कुछ वीक हो जाते हैं। उसके लिए एक तो एस्प्रिन वगैरह जो सी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लेनी चाहिए। और कुछ दवाएं ऐसी अवेलेबल हैं जो कि याददाश्त को इम्प्रूव करती हैं, तो वो आप अपने किसी भी न्यूरो फिजिशियन से मिल के आप उनसे बात करके याददाश्त की वो दवा ले सकते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है और उनकी याददाश्त उससे ख़राब नहीं होती, तकरीबन वहाँ पर स्टेबल हो जाती है। सही सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम कम रह गया, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप एक फ़ाइनल मैसेज दे दीजिए आवाम को। जी, मेरा जो है एक तो डेंगू के हवाले से तो मैसेज यही है कि अपने आप को महफूज करें मच्छरों से, बाइट से, ताकि ये डेंगू हो ही ना। और अगर डेंगू हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप बाकायदा अपना घर पे भी आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से रजूम रखें और आप रेगुलर बेसिस पे ना सीपी किसी भी लेबॉर्ट्री पे जाके आप उन्हें कहें जी मेरा ये डेंगू वाला प्लेटलेट सीपी कर दें, तो वो आपको करके देंगे 90 रुपीज़ में, और वो आप उसको वो करते रहें, मेजर करते रहें। और दूसरे नंबर पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ कि एतदाल ज़िंदगी में रखें, कम खाना और ज़्यादा चलना। हमने चलना छोड़ दिया, हमने खाना ज़्यादा शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से हमारी सारी बसियारखोरी, ये सारी बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे नबी सरसम का इरशाद है कि सबसे बुरा बर्तन भरना पेट का बर्तन भरना है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को एख्तियार कर लें कि हम खाना है और ज़्यादा चलना है, तो इंशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलना है और कोशिश करनी है कि भूख रख कर खाइए, और सब्ज़ियां और गोश्त वगैरह को अगर आप बॉईल करके खा लेंगे और वो यखनी पी लेंगे तो वो काफ़ी टेस्टी होता है। यानी आपने एक उसका फ्लेवर और एक टेस्ट डेवलप करना है, उसके बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रही है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको भी कम कर सकते हैं, और उसका तरीका यही है कि अगर आप एक केक का पीस ले रहे हैं तो आपने आधा खाना है, फिर उसको भी कम कर देना है। दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। जहाँ तक डेंगू का ताल्लुक है, तो जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने हैं, और आपने 5 P's को याद रखना है कि अगर आपको डेंगू हो जाता है तो आपने पैनिक नहीं होना, पेशेंस का मुजाहरा करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं, और आपने पैरासीटामोल इस्तेमाल करनी है, और कोई दर्द की या बुखार की दवाई अवॉइड करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।